Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पासिस थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर। ये आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो जब भी व्हाइट लाइट को अगर हम किसी भी प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये 7 कलर्स हैं क्या? इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर। आपको पूरी तरह से याद होगा, जहाँ पे वाई मीन्स वायलेट, I means indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। तो ऐसा मैंने डिस्कस किया था। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं रेनबो फॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा रेनबो फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म और तीसरा इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इन 3 टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज द रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन, अच्छा रेनबो फॉर्मेशन क्या है? आप सभी लोग देखते होंगे कि ड्यूरिंग रेनी सीजन आफ्टर हैवी शावर, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आपको स्काई में, आसमान में 7 रंग दिखाई देते हैं ना। सिंपल सा हम लोग जिसको हिंदी की भाषा में बोले तो हमें इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि भाई ये 7 रंग कहाँ से आके बन जाते हैं। तो आफ्टर द हैवी शावर द सम ड्रॉप ऑफ द रेन आर हैंगिंग, आर सस्पेंडेड in the atmosphere, and these small drop of rain are act as the small prism, and when the white light rays are passes to these drop, then it split into 7 colors, and these 7 colors are obtained in the sky, are scattered into the sky, and we will observe the rainbow formation. So if anybody asks that a question that why rainbow formation are occur, your answer will be that due to the dispersion of light in the एटमॉस्फेयर। अब बात आती कि भाई एटमॉस्फेयर में प्रिज्म तो है नहीं, तो मैंने क्या बोला कि आफ्टर द हैवी शावर या हैवी रेन देयर आर द सम ड्रॉप ऑफ द रेन आर हैंगिंग इन टू द एटमॉस्फेयर। सम ऐसी ड्रॉप वाटर की होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हैंग करती रहती हैं, एंड दीज स्मॉल ड्रॉप आर एक्ट एज अ स्मॉल prism, and when white light is passes to these small drop it split into 7 color, and this is called the rainbow formation। तो अगर हमें लिखना है तो आप क्या नोट करेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन क्या होगा? आफ्टर हैवी शावर some drop of rain suspended, some drop of water suspended into the air, ठीक है ना। and this drop of water act as a small prism, when white light passes these prism ना कह के these water drop it split into 7 colors। These 7 colors are seen in the sky। अब यही 7 कलर आपको क्या होते हैं? स्काई में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेनबो फॉर्मेशन। इसी को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रेनबो, या हम कहेंगे इसी को क्या कहेंगे? हिंदी में इंद्रधनुष बोलते हैं। तो सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपको आंसर यही सिंपल वे में देना है कि व्हेन आफ्टर द हैवी शावर देयर आर द सम रेन ड्रॉप आर सस्पेंडेड इनटू द एयर, एंड दीज स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, एंड व्हेन व्हाइट लाइट इज passes through these water drop, it split into 7 color, and these color are what?
सीन इन द स्काई, दिस इज कॉल्ड द रेनबो। तो ये चीज़ को आप वन बाय वन नोट कर लेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप लोग सभी भी लोग जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर में अगर डेंसिटी ऑफ एयर की बात करें तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में हाइट पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ द एयर इज नॉट इक्वल एट द एवरी प्लेसेस इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें सपोज दैट कि ये डिफरेंट लेयर्स होंगी अगर एटमॉस्फेयर की, तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, और ये डिफरेंट लेयर्स होंगी। तो व्हेन लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द अपर पोजिशन टू द लोअर पोजिशन इन टू द एटमॉस्फेयर, तो देन क्या होगा, आपको पता है। देखो रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या चीज़ कि व्हेन लाइट रेज आर पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स बेंड्स फ्रॉम देयर ओन पाथ, ये होता है, या बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम देयर ओन पाथ। तो यानी अपने मार्ग से क्या हो जाता है, वो बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। लेकिन कब बेंड करेगा, जब उसका मीडियम बदलता है। तो एटमॉस्फेयर में मीडियम क्या है, अलग अलग है ना। अगर हम यहाँ पे कहें तो लेस डेंसिटी होगी, और यहाँ पे कहें तो हाई डेंसिटी होगी, और यहाँ पे कहें तो और हाई डेंसिटी होगी। जैसे जैसे नीचे आएगी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहाँ हो रहा है, एटमॉस्फेयर में। तो हम बोलेंगे द डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट इक्वल इनटू द एटमॉस्फेयर। एट हाई पोजीशन द डेंसिटी ऑफ एयर इज लो एंड एट द लोअर पोजीशन द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाई। एंड यू नो वेरी वेल दैट कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी ऊपर मीडियम रेयर है, नीचे मीडियम डेंसर है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में अगर लाइट आएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, आप लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ठीक है ना। और अगर नॉर्मल की तरफ बेंड करते करते जो ऑब्जर्वर होगा उसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, थोड़ा अपरेंट पे दिखाई देगा। तो यही तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, द फिनोमेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट into the atmosphere is called the atmospheric refraction। क्यों होता है, because density of the air is not equal into the atmosphere। तो हमको क्या लिखना होगा कि the phenomenon of bending of light into the atmosphere is called atmospheric refraction। Atmospheric refraction क्यों होगा, because the density of air is not equal into the atmosphere at every place। तो the cause of atmospheric refraction is that the density of air is not equal at every place into the atmosphere। एटमॉस्फेयर में प्रत्येक जगह पे क्या होगा, इसकी डेंसिटी इक्वल नहीं होगी। अब अगर हम ऑब्जर्व करके आपको बताएं, सपोज दैट कोई भी पोजीशन है, स्टार की पोजीशन हम लोग देखते हैं स्काई में, ओपन स्काई में। तो मान लीजिए कि कोई स्टार यहाँ पे है बेटा, ठीक है, ये मान लीजिए कि कोई भी आपका एक स्टार यहाँ पे है। अब यहाँ से लाइट आपका आना शुरू हुआ। अब आपको पता होना चाहिए कि हर पॉइंट्स पे अगर इसकी डिफरेंट लेयर्स के रूप में हम लोग डिवाइड ऐसे करते जाएं कि एटमॉस्फेयर की ये डिफरेंट लेयर हैं जहाँ पे एक डेंसिटी का आपको डिफरेंस आपको मिलेगा। तो क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये लाइट रेज यहाँ पे बेंड करेगी, फिर नॉर्मल होगा, यहाँ पे बेंड करेगी, फिर नॉर्मल पे, फिर ये बेंड करते हुए आगे ये बढ़ेगी। अब ये लाइट रेज फिर यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, अर्थ है ये आपका, और ये मान लीजिए कोई इसको
देख रहा है। अब ये व्यक्ति जब देखेगा यहाँ से तो इसकी एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ पे है, लेकिन इसे लगेगा कि ये लाइट रेज अगर सीधा जाए तो ये इस व्यक्ति को इस स्टार की जो पोजीशन है वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा सा इसकी हाइट क्या होगी, बढ़ के दिखाई देगी। तो ये हो गई आपकी एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, और ये हो गई अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। देखो ये एक कोई पोजीशन ऑफ स्टार, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई स्टार सीन हायर देन स्काई एक्चुअली आर, यानी कि एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊंचाई पे क्यों दिखाई देते ना, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि यहाँ पे ये डिफरेंट लेयर हैं, ये यहाँ पे क्या है, रेयर मीडियम है, फिर ये डेंसर है, फिर लेस डेंसर, मोर डेंसर, ऐसे बढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। बात समझ में आया? तो अगर हमें स्टार की पोजीशन अपरेंट पे दिख रही है तो क्यों ऐसा हमको दिखता है, तो यही रीजन होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, कि स्टार हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसका भी रीजन यही होगा ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वहाँ पे एयर की डेंसिटी अलग अलग है, और जब भी लाइट रेज मीडियम बदलता है, रेयर से डेंसर में जाता है, बेंच टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नीचे जो व्यक्ति होता है वो रियल पोजीशन से उसकी जो पोजीशन होगी वो थोड़ा हाई दिखाई देगी, तो उससे निकलने वाली लाइट क्या करेगी, टिमटिमाएगी, यानी स्टार्स आर ट्विंकलिंग। These are the two very important question कि इसकी पोजीशन अपरेंट क्यों होती है एंड व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, बोथ का आंसर क्या होगा, दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड नाउ today's the last topic, that is the recombination of prism. Now we will start the topic what recombination of prism. अच्छा, recombination of prism क्या होता है कि जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट हम पास कराते हैं, इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। These 7 कलर्स आर इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर। अब ये अंडरस्टैंड करना है कि इसके बीच में ये रेड कलर और विबग्योर के बीच में बाकी के 5 कलर मर्ज करेंगे, ठीक है ना। इंडिगो होगा आपका, ब्लू होगा, वायलेट होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये सारे कलर्स आएंगे। अब हम करें क्या, अगर इसी के बगल में किसी एक प्रिज्म को और हम अपोजिट करके बेंड करके अगर हम रखेंगे एंड दीज 7 कलर आर पास थ्रू द प्रिज्म, देन वी विल फाइंड द सिंगल कलर। अगर बाद में हम यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक सिंगल कलर व्हाइट लाइट मिलेगा, और यही क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। यानी विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म हम क्या कर सकते हैं, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुआ है उसको वापस ला सकते हैं, यानी अपोजिट फिनोमेना में ला सकते हैं, यानी 7 कलर से सिंगल कलर आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो कई बार ये एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में 10th में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, या ये डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आता है। तो ध्यान रखना कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्या होगा, एक अपोजिट फिनोमेना होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म वी कैन ऑब्टेन द सिंगल व्हाइट कलर विद द हेल्प ऑफ दीज 7 कलर। तो ये था व्हाट अबाउट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो आई होप कि आज के मैंने 3 टॉपिक आपको बताए। पहला रेनबो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताया, फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बताया। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मैंने एक एप्लीकेशन आपको बताया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में बताया, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार के बारे में बताया। इस सभी चीज़ों के बारे में आप एक बार समझना, जानना और सभी बातों को कॉपी पे नोट कर लेना। इस चैप्टर में सिर्फ अब एक टॉपिक बचा हुआ बेटा, दैट इज व्हाट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये एक फिनोमेना आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगा दैट इज द ह्यूमन आई। आई होप कि आपको क्लासेस बेहतर लगी होंगी और आप लोगों ने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।